Hello everyone. In today's lecture we'll discuss about structure of tRNA, which is an important topic from class 12th genetics. Now in our previous lectures we have discussed about replication यानी कि DNA से DNA बनने का process. Then we have discussed about transcription यानी कि DNA से RNA बनने का process. Now before studying about translation यानी कि RNA से प्रोटीन बनने का process समझने के लिए हमें उससे पहले tRNA का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है. वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ tRNA बिफोर अंडरस्टैंडिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन? रीज़न ये है कि tRNA ही वो मॉलिक्यूल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. tRNA को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं. फ्रांसिस क्रिक ने बताया था दैट देयर इज़ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल tRNA जो कि प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. प्रोटीन सिंथेसिस को हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं. नाउ वाई डू वी कॉल इट अडेप्टर मॉलिक्यूल? हम tRNA को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? The question arises, why do we call tRNA as adapter molecule? So the reason is adapter का मतलब क्या होता है? Adapter means any molecule जो आपकी requirement की चीज़ें ढूंढ के लाके आपको provide करे, that is adapter. So tRNA भी कुछ ऐसा ही function perform करता है. Now let's understand the structure of tRNA in detail. सबसे पहले तो आप ये देखिए that tRNA के लिए आपको SS याद रखना है. SS का मतलब ये single stranded है. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि ये डबल स्ट्रैंडेड है, बट इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि ये डबल स्ट्रैंडेड लगता है बट डबल स्ट्रैंडेड है नहीं. आप देख सकते होंगे देयर इज़ 1 एंड 5 डैश एंड द अदर एंड 3 डैश एंड. बाकी और कहीं पर पोलैरिटी नहीं दिखाई जा रही है. सो इट इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. नाउ दूसरी चीज़, ये स्मॉलेस्ट आरएनए है. हमने 3 तरह के आरएनए पढ़े, mRNA, tRNA, rRNA. सो अमंग द 3 टाइप ऑफ आरएनए इट इज़ द स्मॉलेस्ट आरएनए. एंड हम tRNA को सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं. रीज़न है क्योंकि वो 1 मोल NaCl सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है. नाउ tRNA के स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है. जो tRNA का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड एल शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, बट जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ मॉडल होता है. वॉट एवर स्ट्रक्चर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ इज़ द क्लोवर लीफ मॉडल. ये उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ये उसका क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है जो आपको अभी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. राइट नाउ before understanding the structure in detail, one thing we have to know कि ये जो mRNA है, आपको नीचे 5' to 3' डायरेक्शन में mRNA का एक स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है. सो ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें जो ये mRNA मिल रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें मिला है, इसके ऊपर जेनेटिक कोड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है. नाउ mRNA इज having the genetic information in the form of codon, और ये codon triplet होते हैं which we've already studied कि codon triplet के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन mRNA हमारी बॉडी को दे रहा है न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, हमारी बॉडी को ये इन्फॉर्मेशन समझ नहीं आ रही है. हमारी बॉडी को प्रोटीन की भाषा समझ में आती है. नाउ देयर नीड्स टू बी अ सब्सटेंस जो इस न्यूक्लिक एसिड की इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन की भाषा में हमें समझाए ताकि हमारी बॉडी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए. सो हु इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट दिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? एक्चुअली ये tRNA मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमें न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में दी जा रही है वो हमारी बॉडी नहीं समझ पाती है, हमारी बॉडी को प्रोटीन की भाषा समझ में आती है. सो नाउ दिस tRNA हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये क्या करता है, इस mRNA पे प्रेजेंट जो न्यूक्लिक एसिड इन्फॉर्मेशन है यानी कि जो कोडॉन प्रेजेंट है, उस mRNA पे प्रेजेंट कोडॉन को ये रीड करता है, जेनेटिक कोड को ये रीड करता है. रीड करने के बाद इससे रिलेटेड जो भी अमीनो एसिड रिक्वायर्ड होगी, जो भी अमीनो एसिड इससे रिलेटेड होगी, वो जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म में. सारे अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से उस अमीनो एसिड को ढूंढ के लाएगा और लाके प्रोटीन सिंथेसिस के साइट पर छोड़ देगा. दैट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस tRNA मॉलिक्यूल. आई एम रिपीटिंग, mRNA पे ये प्रेजेंट जो ये कोडॉन है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को समझ नहीं आती है. सो प्रोटीन की सिंथेसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को प्रोटीन की भाषा समझ में आती है. नाउ देयर नीड्स टू बी अ ट्रांसलेटर
ट्रांसलेटर जो इस लैंग्वेज को प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे. सो टीआरएनए इज दैट ट्रांसलेटर. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए? टू रीड द जेनेटिक कोड. ये जो जेनेटिक कोड एमआरएनए के ऊपर दिया हुआ है इसकी रीडिंग करना और इससे जुड़ा जो अमीनो एसिड है उसे पकड़ के बाइंड करके अपने साथ लाना और प्रोटीन सिंथेसिस की साइड पर उसको छोड़ देना ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो पाए. दैट इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए. फर्स्ट, टू रीड द जेनेटिक कोड. सेकेंड, टू बाइंड द अमीनो एसिड and carry it to the site of protein synthesis. Now let's watch the structure carefully. अब हम इसके क्लोवर लीफ मॉडल को ठीक से समझेंगे. Now first see, बहुत सारे लूप्स आपको दिखाई दे रहे होंगे इनके स्ट्रक्चर में. सबसे पहले ये जो बॉटम पे प्रेजेंट लूप है इसको देखते हैं. सबसे नीचे ये जो लूप प्रेजेंट है इसे हम एंटी कोडॉन लूप बोलते हैं. नाउ ये जो कोडॉन है इनको रीड करने के लिए वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करेगा और इसको हम बोलेंगे कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा एंटीकोडॉन. सो इसकी रीडिंग के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन जनरेट करने पड़ते हैं, इसलिए इस लूप को हम बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप. हमें इस जेनेटिक कोड पे ये जो कोडॉन प्रेजेंट है इसकी रीडिंग करनी है. सो रीडिंग करने के लिए वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन जनरेट करेगा. क्योंकि इस लूप पे एंटीकोडॉन प्रेजेंट है इसलिए हम इसको एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं. ओके, सो यहाँ पर क्या हो गई? रीडिंग हो गई. अमीनो एसिड कोडॉन की रीडिंग कर ली गई. कोडॉन को रीड कर लिया गया. अब कोडॉन रीड करने के बाद अब हम मूव करते हैं इस साइड पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर. नाउ लेफ्ट हैंड साइड पर एक और लूप प्रेजेंट है जिसे हम DHU लूप बोल रहे हैं. DHU लूप इज डाईहाइड्रोयूरेसिल. DHU लूप का पूरा नाम है डाईहाइड्रोयूरेसिल. नाउ अभी हमने अमीनो एसिड को जो कोडॉन है उसको रीड किया. अब हमें उससे रिलेटेड अमीनो एसिड को पहचानना होगा. सो ये DHU लूप क्या करता है? अमीनो एसिड को रिकग्नाइज करता है. जब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा टीआरएनए तो इससे जुड़ा इस कोडॉन से जुड़ा अमीनो एसिड ढूंढेगा, उसे पहचानेगा. सो दिस DHU लूप इज डूइंग व्हाट? अमीनो एसिड रिकग्नाइज कर रहा है. तो ये अमीनो एसिड रिकग्निशन साइट है DHU लूप. अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ. नाउ यू कैन सी क्लियरली कि 5' एंड थोड़ा छोटा है और 3' एंड थोड़ा एक्सटेंडेड है. रीज़न है कि ये 3' एंड पे 3 सीक्वेंस एक्स्ट्रा प्रेजेंट होते हैं ACC. ओके, नाउ 3' एंड पर ये जो भी करेक्ट अमीनो एसिड होता है, सपोज AUG से रिलेटेड जो भी अमीनो एसिड होगा, सपोज मेथियोनिन होगा, सो वो मेथियोनिन को यहाँ पर हमने सिरीन दिखाया है तो वो उसे 3' OH ग्रुप, 3' एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. सो 3' OH ग्रुप पे बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद उसको प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर कैरी करेगा. सो क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बाइंड किया जा रहा है, तो ये जो एंड है इसे हम अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बोलते हैं. Okay, we call it amino acid acceptor end. Now moving towards the right side. On the right side there is T-Psi-C loop. ये T-Psi-C loop में एक important question competitive exams में पूछा जाता है that what is so special in this T-Psi-C loop. T-Psi-C loop पे एक unusual base pair present होता है जिसे हम pseudouridine बोलते हैं. And अब function क्या है इसका? अमीनो एसिड सबसे पहले कोडॉन को रीड कर लिया. रीड करने के बाद उससे जुड़ी अमीनो एसिड को रिकग्नाइज कर लिया, उस अमीनो एसिड को अपने साथ बाइंड कर लिया. अब उसे ले जाना है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर. सो अब उसे रिकग्नाइज करना होगा राइबोसोम को, राइबोसोम को पहचानना होगा. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T-Psi-C लूप? T-Psi-C लूप राइबोसोम रिकग्निशन करता है. सो इट इज द साइट ऑफ राइबोसोम रिकग्निशन. देन इन द सेंटर यू विल सी अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आर्म जिसे हम एक्स्ट्रा आर्म बोलते हैं. इसका फंक्शन इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. इसे हम वेस्टिजियल कंसिडर कर सकते हैं कि इसका ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है. ये एक वेस्टिजियल आर्म है. देयर इज़ नो सच इम्पॉर्टेंट फंक्शन. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू लर्न कि इनिशिएशन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तो एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है. हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होगा. यानी कि अगर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है तो 20 अलग अलग टीआरएनए होंगे हमारी बॉडी में. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इनिशिएशन के लिए तो एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है. ट्रांसलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए तो एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है, बट उसको स्टॉप करने के लिए, ट्रांसलेशन को स्टॉप करने के लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए नहीं होता है. फॉर इनिशिएशन देयर इज अ स्पेसिफिक टीआरएनए
बट फॉर स्टॉप कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं, बट स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है. सो इन टोटल आई एम जस्ट हैविंग अ क्विक रिकैप विद यू. टीआरएनए को हम अडैप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं. टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए है, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं क्योंकि ये 1 मोलर NaCl सोल्यूशन में सॉल्युबल होता है. एंड इसका दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है दैट इज इन्वर्टेड एल शेप, और जो इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ लाइक होता है. अभी जो आपकी स्क्रीन पर है ये उसका क्लोवर लीफ लाइक मॉडल है. हमारी बॉडी में ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमें सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA मिलता है. अब सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA हमें न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हमारी बॉडी को समझ में नहीं आ रही है. हमारी बॉडी को प्रोटीन की भाषा समझ में आती है. सो इस न्यूक्लिक एसिड की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन की भाषा में ट्रांसलेट करने का काम करता है हमारा टीआरएनए. एंड टीआरएनए का 2 फंक्शन है. सबसे पहला, it reads the genetic code and second it binds the amino acid. genetic code को read करता है और amino acid को bind करके it carries it to the site of protein synthesis. now अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ये जो आपको स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है ये सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA जिसके ऊपर ट्रिपलेट फॉर्म में कोडॉन प्रेजेंट है. now इस कोडॉन को रीड करना है. तो ये जो सबसे नीचे लूप प्रेजेंट होता है इसे हम एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं क्योंकि ये इसकी रीडिंग कैसे करेगा, इस कोडॉन की रीडिंग करेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन जनरेट करेगा, तब वो उसकी रीडिंग कर पाएगा. सो उसने एंटीकोडॉन जनरेट कर लिया. क्योंकि यहाँ एंटीकोडॉन बन रहे हैं इसलिए हम इसे एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं. यहाँ पर इसने कोडॉन की रीडिंग कर ली है. नाउ अब उससे जुड़े अमीनो एसिड को पहचानना है. सो ये नेक्स्ट लूप है जिसे हम DHU लूप बोलते हैं, डाईहाइड्रोयूरेसिल. ये अमीनो एसिड रिकग्निशन साइट है. यहाँ पर ये जो लूप होता है, अब ये टीआरएनए जाएगा और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट इस कोडॉन से रिलेटेड जो अमीनो एसिड है उसे रिकग्नाइज करेगा. सो अमीनो एसिड रिकग्निशन साइट है ये DHU लूप. नाउ अमीनो एसिड रिकग्नाइज हो गई. अब उस अमीनो एसिड को बाइंड करना है. सो बाइंड करने के लिए जो एंड होता है वो ये वाला एंड है, टॉप मोस्ट एंड है जिसे हम अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड बोलते हैं. इसमें जो 5' एंड है वो थोड़ा छोटा है, 3' एंड एक्सटेंडेड है. इसमें 3 बेसेस अलग से प्रेजेंट है, ACC. एंड इसमें जो 3' एंड है उस पर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है. उसी 3' OH ग्रुप पे ये अमीनो एसिड को बाइंड करता है और कैरी करता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइड पर. अब फाइनली राइट हैंड साइड पे T साइड C लूप प्रेजेंट है. T साइड C लूप पे अनयूजुअल बेस पेयर स्यूडो यूरेडिन प्रेजेंट होता है. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है. नाउ अब उसने अमीनो एसिड कोडॉन को पहले रीड किया, उससे रिलेटेड अमीनो एसिड को पहचाना, उस अमीनो एसिड को बाइंड कर लिया. अब उसे कैरी करना है प्रोटीन सिंथेसिस की साइड पर, मतलब उसको राइबोसोम पहचानना पड़ेगा कि कौन से राइबोसोम पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, उसे वहाँ ले जाना है. सो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ T साइड C लूप. राइबोसोम रिकग्निशन साइट होती है ये. एंड बीच में जो आपको एक छोटी सी आर्म दिखाई दे रही है दैट इज़ एक्स्ट्रा आर्म. ये वेस्टिजियल होती है, इसका कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं होता है. इनिशिएशन के लिए, इनिशिएशन कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन के लिए तो एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट है जिसे हम इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं. बट प्रोसेस को स्टॉप करने वाले जो स्टॉप कोडॉन है उसके लिए कोई स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.